फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो हमारा CC5 है यूजी सेमेस्टर 2 का। उसका आज मैं लास्ट वीडियो आपको बता रही हूँ। ये लास्ट वीडियो है यूनिट 4 का, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस का। इसके बाद जो है ये एक चैप्टर यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर यूनिट 5, फिर हम लोग का जो CC5 कोर्स जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर हम लोग का कल से जो है साइबर सिक्योरिटी जो है वोकेशनल कोर्स है, जो सारे स्टूडेंट का आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबका ही जो सेमेस्टर 2 में है यूजी वाले हैं, उन सभी का जो क्लास वो जो कल से स्टार्ट होगा साइबर डिफेंस का। ठीक है ना, तो आप लोग कल की क्लास के लिए वेट करिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग सब कोई क्यूरियस है उसके लिए या नहीं। ठीक है, तो देखिए आज मैं इसे पढ़ाऊँगी आपका जो लास्ट है एडिशन थ्योरम। तो देखिए एडिशन थ्योरम क्या होता है। इफ़ टू अकरेंसेस आर डिनोटेड बाय द लेटर्स ए एंड बी, मतलब कि दो घटना है अगर, इससे पहले मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का वीडियो बता दिया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो जाके देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बाय रूमेयास यूजी सेमेस्टर 2 सर्च करके। तो ये जो है देखिए अकरेंसेस का मतलब हुआ कि दो घटना है जिसका नाम जो है ए और बी है। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स विल अकर। तो एडिशन थ्योरम में आपको एक वर्ड दिखने को मिलेगा कि एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम जो है एक तो जो है वो घटित होना ही चाहिए। अगर दो घटना है तो उसमें से कम एक ठो ना एक ठो तो आपको घटित होना ही चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एडिशन थ्योरम में बस इतना ही है। ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनियन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप तो जानते होंगे कि एडिशन है। तो एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब कि सबको मिलाना, और यूनियन का मतलब भी क्या होता है, सबको मिला देना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, मतलब कि ए इंटू बी का दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी आएगा आपका एक वीडियो में, जिसमें आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो घटनाओं को ए और बी से प्रदर्शित किया जाता है तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता की गणना की जा सकती है, और इसकी गणना हम लोग इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको हिंदी में समझना वो हिंदी से यहाँ समझ सकते हैं, जो मैंने बताया बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, तो मैंने बताया था कि अगर कम से कम एक तो जो है अगर हो ही न हो, कम से कम एक तो ना एक तो आपका जो है घटित होना चाहिए दोनों घटना में से। लेकिन इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, लेकिन ए और बी कोई एक इवेंट है, कोई दो इवेंट है और ये जो है साथ साथ घटित नहीं हो रहे, मतलब ए अलग घटित हो रहा है बी अलग घटित हो रहा है, तो जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अलग हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, वहाँ पे जो है ये जो है इंटू वाला ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो टर्म है, ये टर्म आपका हट जाएगा। कब, जब जो है साथ में जो है अकर नहीं करेगा, जब अलग अलग अकर करेगा, अलग अलग घटित होगा। इसके बाद जो है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये दो तरह के इवेंट पे डिपेंड करता है। दो तरह का इसका फॉर्मूला होता है, दो तरह का इसका डेफिनेशन होता है। एक होता है डिपेंडेंट इवेंट पे और एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट पे। तो ये वाला जो है ना, ये आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में ये डिपेंडेंट इवेंट नहीं दिया हुआ है, आपके सिलेबस में इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको यही वाला पढ़ना है, तो हम लोग इसी को समझेंगे। तो पहले जो है आप इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का डेफिनेशन देख लीजिए। तो क्या है इसका डेफिनेशन, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो वही बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे अगर ए और बी इवेंट है और वो भी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगी अभी। इज एन एक्सपेरिमेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली इज गिवन बाय।
अगर ए और बी जो है दो इवेंट है और दोनों जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तब जो इसका जो दोनों जो साथ साथ में अकर कर रहे हैं, साथ साथ घटित हो रहे हैं दोनों ही घटना, तब जो है इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा, देखिए यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है तो इसलिए यहाँ पे इंटू होता है, ठीक है ना। बस सिंपल सा यही सा बात है, अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कैसे होगा, आइए आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देखो इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज नॉट अफेक्टेड बाई अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट बी, मतलब कि अगर कोई एक इवेंट ए घटित हो रहा है और उसके घटित होने से जो बी घटित होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ए घटित हुआ उसके घटित होने से बी पर कोई फर्क ना पड़े, तब जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं है या फिर किसी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से इसको कोई मतलब नहीं है, किस प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। जैसे कि आप देख लो कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है यहाँ पे, उसमें जो है रेड जो है 6 बॉल है, 8 से रेड और 20 से ब्लैक, ठीक है। तो रेड बॉल है 6 और ब्लैक बॉल है 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊँगी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे कि मैं बताऊँगी कि यहाँ से जो है मुझे 3 बॉल निकालना है, मैं बोलूँगी कि मुझे रेड बॉल निकालना है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। तब जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले रूल का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। कि सारे तो रेड बॉल यहाँ पे 6 है, तो तीनों में से जो है, और हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम तो डब्बा तो बंद रहेगा, अगर हम जो हाथ से निकालेंगे तो हमें तो पता नहीं रहेगा कि वो ब्लैक निकल जाएगा या फिर रेड निकल जाएगा। तो जो है इसकी जो संभावना है कि हमारा जो रेड आ जाए तीनों, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये निकालने के लिए हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले देखो आप यहाँ पे कि यहाँ पे 2 कैटेगरी होगा, एक विथ रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई बॉल निकाला और देखा हमने कि ये ब्लैक है, तो हमने फिर से इसको वापस रख दिया, मतलब कि इसको रिप्लेस कर दे रहे हम लोग। हमने देखा कि ये तो ब्लैक है तो हमने इसे वापस रख दिया, फिर हमने निकाला रेड, तो बोले कि ये तो ये रेड है, तो इसको देख के फिर से वापस रख दिया, मतलब कि इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो होगा, तो इस पर जो होगा प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 R3 निकाल रहे हैं, मतलब कि हम लोग 2-3 बॉल निकाल रहे हैं, एक रेड ये होगी, एक रेड ये होगी, तीनों तो रेड ही है, लेकिन हम लोग काउंटिंग के तौर पे अलग अलग नाम दे दे रहे कि एक R1 है, एक R2 एक R3 है बॉल, ठीक है। तो हमने जब निकाला एक बॉल, तो हम जब फर्स्ट बॉल निकाल रहे हैं, तो जो ये 6 बॉल है इसमें से कोई भी बॉल हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब कि जो हम लोग चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि कोई रेड आ जाए, तो रेड यहाँ पे कितने 6 है और 6 में से कोई भी रेड आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे फेवरेबल हमारा 6 होगा, क्योंकि हम लोग 6 में से किसी को भी निकाल सकते हैं। हो सके कि पहले वाले 6 रेड को निकाल ले या फिर छठे वाले रेड को निकाल ले, तो फेवरेबल जो होगा हम लोग का 6 होगा, ठीक है। और टोटल आउटकम्स मतलब कि कोई भी निकाल सकते हो, अगर टोटल आउटकम्स हो माने हैं अगर हम लोग, तो हम लोग ब्लैक भी निकाल सकते हैं, हम लोग रेड भी निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ पे कितना बॉल है, 6 5 11, तो टोटल आउटकम्स हमारा क्या आ सकता है, 11 आ सकता है। तो पहला बॉल को जो प्रोबेबिलिटी आ गया वो हो गया 6/11, ठीक है। तो क्योंकि हमने निकाल के देख के फिर हमने रख दिया, तो फिर से तो वहाँ पे टोटल बॉल 11 ही है ना, वहाँ से भी हमने एक भी नहीं निकाला है। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से जो दूसरा बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हम लोग दूसरा जो बॉल निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फिर से जब हम लोग निकालने जाएंगे दूसरा बॉल, तो वहाँ पे से 6 जो रेड बॉल है उसी में से कोई ना किसी बॉल को चूज़ करेंगे, तो वहाँ से फिर से जो चूज़ करेंगे तो फेवरेबल आउटकम फिर से 6 आएगा, कि फिर हमारा जो है जो हम लोग चाह रहे थे वो 6 है, और टोटल हमारा 11 बॉल ही है, तो टोटल आउटकम में 11 ही आएगा। तो मैं बताने की यहाँ पे ये कोशिश कर रही हूँ कि हमने जो बॉल निकाला शुरू में उसको वापस से हमने रख दिया, जो हमने बॉल निकाला शुरू में उसको वापस से रख दिया। फिर जब हमने दूसरी बॉल का जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाला,
दूसरी बॉल का जब हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जा रहे हैं तो फिर से वही गिनती आ रहा है ना कि 6 बॉल है और टोटली 11 बॉल है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा दूसरे पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा ना, यहाँ पे इसलिए ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है जो दूसरा जो आउटकम है, दूसरा जो इवेंट है, यहाँ पे जो दूसरा जो इवेंट है, ये दूसरा जो घटना हो रहा है, इसके पहला जो घटना के घटने से दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो बॉल हमने निकाले वही बॉल हमने वापस रख दिया, तो वापस वहाँ पर टोटल उतना ही बॉल है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है और हमें इसी का जो है रूल पढ़ना है, यही हमें रूल पढ़ना है। तो आप जो है यहाँ पे देखिए 6/11 हो गया, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 6/11 हो गया। तो फिर से जो हमने देखा कि ठीक है रेड आ गया तो हमने रख दिया वापस से, ठीक है। और फिर से जो हमने निकाला कि अब हम लोग थर्ड बॉल निकालने के लिए जा रहे हैं और थर्ड बॉल में से हमें जो है रेड बॉल ही निकालना है, तो हमें वापस से रख दिया है रेड बॉल, तो रेड बॉल अभी भी 6 है। तो जब हम लोग निकालने जाएंगे थर्ड वाला बॉल तो 6 में से ही किसी को चूज़ करेंगे, तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, तो थर्ड का जो हम निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R3, तो वहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम होगा वो कितना होगा, 6 होगा, बटा टोटल आउटकम कितना होगा, मतलब कि जो टोटल निकल जाए हमारा तो वो 11 होगा, है कि नहीं। तो वहाँ से फिर से भी 6/11 आ गया हमारा R3 का भी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 6/11 6/11 6/11 है, और तीनों को हम लोग गुना कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, और जो काटेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर बता दें, या फिर टेलीग्राम के चैनल में भी मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका नोट्स जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट तो मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, अच्छी समझ होने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये वाला भी बताती हूँ डिपेंडिंग इवेंट का, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके और असलियत में आपको समझ सके आपकी क्या होता है एक्चुअली में चीज़ से। तो देखिए यहाँ पे है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या था कि जो हमारा जो पहला घटना हो रहा था दूसरे घटना पे उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो होगा पहला घटना जो होगा उसका असर दूसरी घटना में पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब कि जो हम निकाल लेते हैं उसको वापस से रखते नहीं हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट आपका कहलाता है डिपेंडिंग इवेंट में, ठीक है। तो जैसे कि हमें रेड बॉल ही निकालना है मान लीजिए, फिर हमने निकाला, सपोज कर लीजिए कि हमने अपना हाथ बॉक्स में डाला और हमने निकाला, ठीक है। तो हमें रेड बॉल निकालना है, तो 6 में से ही किसी को निकाल सकते हैं हम लोग, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, मतलब कि जो हम लोग चाह रहे हैं, हमें क्या चाह रहे हैं, हम लोग रेड चाह रहे हैं, तो फेवरेबल आउटकम 6 हो जाएगा, ठीक है। बटा यहाँ पे टोटल आउटकम कितना होगा, तो 11 हो जाएगा, तो 6/11 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 मतलब कि पहले वाले गेंद का जो प्रोबेबिलिटी हो गया वो 6/11 हो गया, मतलब कि संभावना ये है कि 6/11 संभावना है कि हमें रेड बॉल मिल जाएगा पहली बार में। जब हम दूसरी बार निकालने गए तो क्या किए, जो हम लोग पहली बार में रेड बॉल निकाले तो उसको अपने पास रख लिए कि ठीक है रेड बॉल आ गया, अब हम लोग रख लेते हैं। फिर से जब हम दूसरी बार निकालने गए तो वहाँ पे जो है अब 5 ही बॉल बचा, यहाँ पे अब 6 बॉल नहीं बचा क्योंकि हमने एक बॉल को रख लिया है। यहाँ पे अब कितना बॉल बचा, यहाँ पे अब 5 बॉल बचा, ठीक है। तो अब जब हम अपना हाथ घुसाएंगे निकालने के लिए तो वहाँ पे जो है हमारे पास फेवरेबल आउटकम 5 ही होगा ना, कि 5 में से ही किसी बॉल को हम लोग चुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 होगा वो होगा फेवरेबल आउटकम 5, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5/5 10, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स लिख दिया है, 5/5 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद हमने निकाला, तो सपोज कर लीजिए या फिर वो ब्लैक हो या फिर वो रेड हो, हमने जो भी निकाला वो हम रख लिए अपने पास। तो अब बताइए मुझे कि अगर हमने रेड ही निकाला हो मान लो, तो यहाँ पे जो 6 की जगह पे आप कितना बच गया 4, है ना। तो अब हम लोग जब फिर से हाथ घुसाएंगे अंदर और निकालने के लिए रेड बॉल, तो 4 ही ना हमारे पास ऑप्शन है कि हम 4 में से ही किसी को निकाल सकते हैं। तो जो फेवरेबल आउटकम है हमारा वो 4 आएगा, और जो टोटल आउटकम जो नीचे में होता है वो 4 + 5 9 आएगा, ठीक है, ये होगा। तो आप मुझे बताओ कि क्या जो है जो ये पहले वाले जो घटना घटित हो गया उसका असर पड़ रहा है ना, तीसरे वाली घटना पे असर पड़ा ना, आखिर गिनती में तो बदलाव आ गया, तो असर पड़ रहा है
पहले वाले घटना का दूसरे वाले घटना पे असर पड़ रहा है, इसलिए डिपेंडिंग इवेंट कहलाता है कि ये डिपेंड करता है दूसरे घटना पे। और इंडिपेंडेंट कहलाता है कि आप रिप्लेसमेंट होता है वहाँ पे, मतलब कि आप जो निकाले उसको वापस से रख दो, रिप्लेस कर दो वापस से, तो वहाँ पे जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। तो एक तरह से आप मानो ना तो यही आपका आसान होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो टोटल आउटकम बाय फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम इंटू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम इंटू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो यही आपका फॉर्मूला होता है, इसको आप काटम कुटुम कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है। बेसिकली मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ए इंटरसेक्शन बी का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 निकाल लो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 निकाल लो, ठीक है, R2 निकाल लो। तो इसी तरह से हमने वहाँ पे जो निकाला था 6/11 आया था इंटू 6/11 आया था, इसको काट अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। इस तरह से इसका 36/121 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको काटोगे ना तो आप देख रहे हो कि इसका आंसर जो है 1 से छोटा ही आएगा। दैट मीन्स आपका आंसर राइट है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी आता है हमेशा 1 और 0 के बीच में रहता है, या तो 1 रहेगा, 1 से ज़्यादा नहीं रहेगा, या तो 0 रहेगा, 0 से कम नहीं रहेगा। तो ये जो आ रहा है ये 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब कि 0 से ज़्यादा है। दैट मीन्स आपका आंसर राइट होगा। तो इसी के साथ जो है हमारा जो ये यूनिट है, यूनिट 4 कंप्लीट होता है। बहुत बड़ा यूनिट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट जो यूनिट है आपका, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज़्यादा आने वाले ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद जो आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन शुरू होने वाला है कल से, तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछ लीजिएगा। साइबर सिक्योरिटी का भी कल से जो आपका कोर्स शुरू होने वाला है, और ग्लोबल गवर्नेंस का भी जो सेकेंड वीडियो है वो जल्द से जल्द आपका आने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।